हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंशिएंट हिस्ट्री सेगमेंट में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से इतिहास की शुरुआत हुई। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था किस प्रकार भारत का नामकरण हुआ, अलग अलग जो विदेशी आक्रमण हुए, जो मुस्लिम हुए, इन लोगों ने किस प्रकार, कुछ ने इंडिया कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, कुछ ने अपना भारत कहा। भारत का नाम कैसे आया हमने ये भी देखा था। फिर मैंने बताया था कि इतिहास को आमतौर पे पहले बाई पार्ट डिवीजन ने बताया था कि इतिहास को बाई पार्ट डिवीजन में बांटा गया था, जिसमें प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक कालों को बताया गया था। परंतु फिर मैंने ये भी बताया कि क्रिस्टोफ सेलारियस जो थे एक इतिहासकार, जिन्होंने इसे इंडिया के इतिहास को क्या किया, 3 भागों में बांटा कि प्री हिस्टोरिक काल हुआ, प्रोटो हिस्टोरिक काल हुआ और हिस्टोरिक काल हुआ। मतलब यहाँ पे कहने का यहाँ पे ये हो गया कि हमने फिर इसको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में क्लासीफाई कर दिया। ये उन्होंने बताया हुआ था। आमतौर पे होता क्या है कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं और जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दिमाग में आने लगते हैं। समझ नहीं पाता कि आखिर किसके आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन किया जाए। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, ये भी क्लासिफिकेशन है। प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक काल, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। परंतु हम बात किसके आधार पे करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर होगा यह 2 पार्ट में बनेगा, जिसमें पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं कौन कौन से प्री हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक काल को अगर मैं डिवाइड करूँ तो सबसे पहले जो मैं देखेंगे हम इस प्री हिस्टोरिक काल को 2 वीडियो में क्लासीफाई करेंगे। पहले पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, ये लिथिक एज, कॉपर स्टोन एज और आयरन एज को इस वाले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में हम इस पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के एज में देखेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से शुरू करते हैं। आमतौर पर मैंने पिछली बार बताया था कि इतिहास तो हमें पता नहीं था, जो लिखा गया, जो खुदाई हुई, उसके आधार पर परिकल्पना की गई, वैसके आधार पर एक हाइपोथेसिस किया गया कि हाँ इतिहास कुछ इस प्रकार रहा होगा। अब बात करें कि हमने इतिहास को बांटा किस आधार पे, स्रोत के आधार पे, स्रोत और लेखन के आधार पे। मतलब जो अलग अलग जो विदेशी आए, जो भारत के जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ चाणक्य हुए, चीन के वेनसांग हुए, इन लोगों ने अपनी अपनी पुस्तक, अपनी अपनी एक ग्रंथ, या बौद्ध धर्म में भी हुआ तो कुछ कि तो अलग अलग क्या हुआ कि ग्रंथ लिखे गए या पुस्तकें लिखी गई, बुक्स लिखे गए, क्रिएशंस हुए। इनके आधार पे ही हम इतिहास को बांट रहे हैं। तो इसके आधार पे क्या किया, इतिहास को 3 भागों में बताया, और यही जो ट्राई पार्ट डिवीजन जो क्रिस्टोफ सेलारियस ने दिया था, इसको ही अब यूनिवर्सल डिवीजन रख दिया गया इतिहास का, जिसमें कहा गया कि इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांट रहे हैं, प्री हिस्टोरिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक काल और हिस्टोरिक काल। मतलब क्या है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यही मूल आधार है इतिहास को बांटने का। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो प्री हिस्टोरिक काल है, जो अगर मैं बात करूँ प्री हिस्टोरिक काल का जो फादर, जो इनके फादर कहा जाता है, वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट को इस प्रागैतिहासिक काल का पिता, या प्री हिस्टोरिक जो एज है, प्री हिस्टोरिक जो काल है, पीरियड है, उसका फादर भी नहीं कहा जाता है। कारण क्या था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही सबसे पहली जब खुदाई हुई थी तो इन्होंने एक एक्स, एक कुल्हाड़ी खोजा था, जो कि कहाँ पे इन्होंने एक, कहा जाता है कि इन्होंने एक कुल्हाड़ी खोजा था कि मद्रास के पास एक जगह है पल्लवरम। पल्लवरम में क्या हुआ, इन्हें एक खुदाई के दौरान एक कुल्हाड़ी मिली थी, जिसके बाद से कहा गया कि ये प्री हिस्टोरिक काल से मतलब संबंध रखता था वो कुल्हाड़ी, एक्स जो था। अब पल्लवरम पे मिलने के बाद क्या हुआ कि इनको, और उसके बाद आगे भी खुदाई होती गई, आर्कियोलॉजी होता गया, खनन विभाग आते गए, और साथ ही साथ क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को इस प्री हिस्टोरिक काल का जनक या फिर फादर कहा गया इनको। वैसे ही एक और नाम इतिहास में देखने को मिलता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मतलब कि इंडियन आर्कियोलॉजी का मतलब कि जो खुदाई होती है अलग अलग जो इतिहास और उसके जानकारी के लिए, तो इसकी खुदाई और इसकी पुरातत्व भारतीय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, या इंडियन आर्कियोलॉजी का इन्हें फादर, जनक या फिर पूरा श्रेय इनको दिया जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो यहाँ तक हमने देखा। अब है इस प्री हिस्टोरिक काल को थोड़ा सा आगे समझते हैं। प्री हिस्टोरिक काल चूँकि बहुत बड़ा है, ये प्री हिस्टोरिक काल तो वैसे तो कहा जाता है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से भारत देश बना, तब से लेकर के और
प्री हिस्टोरिक काल तब से इसकी बिगिनिंग है। पर आमतौर पे कुछ किताबों की बात की जाए, जैसे लूसेंट हो गया या एनसीईआरटी हो गया, तो कुछ किताबों में बताया गया है कि कहीं कहीं 25 लाख BC या कहीं कहीं पे 30 लाख BC के बताया गया कि यहाँ से इस प्री हिस्टोरिक काल की शुरुआत हुई थी। और ये होते होते कहाँ तक गया था, लगभग 600 BC तक इस प्री हिस्टोरिक काल को इस कैटेगरी में रखा गया है। प्री हिस्टोरिक काल को फिर इतना बड़ा काल, क्योंकि लगभग 25 से 30 लाख साल BC से लेकर के 600 BC तक आया। इस मैंने BC और AD के बारे में जो डिफरेंस था मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो अब इतना बड़ा काल को एक बार में स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्या किया गया कि जैसे इसके मानव विकसित करता गया, ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे इस काल को डिवाइड कर दिया गया। इसको बांटा गया लिथिक एज, कॉपर स्टोन एज, जिसको चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, और साथ ही साथ आयरन एज में बांटा गया। कहने का मतलब है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग में इस प्री हिस्टोरिक प्राग ऐतिहासिक को बांट दिया गया। अब हम बात करेंगे इन तीनों लिथिक, कॉपर जो स्टोन एज है और आयरन एज है, इन तीनों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस लिथिक एज को भी क्या किया गया कि चूंकि लिथिक एज भी काफ़ी बड़ा था, तो इसको फर्दर 3 भागों में बांटा गया। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक नवपाषाण काल, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ तो ये कॉपर जो ये लिथिक एज है पाषाण काल, जिसको क्या हम स्टोन एज भी कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि जो स्टोन एज है, यहाँ पे मानव की उत्पत्ति तो थी, मानव जिंदा तो थे, सर्वाइव भी कर रहे थे, खा पी भी रहे थे, परंतु वहाँ पे कोई धातु का आविष्कार या खोज अभी तक नहीं हुआ था। यहाँ पे पत्थरों का हथियार या नुकीले चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे कहा जाता है कि जो लिथिक एज था ना, यहाँ पे इंसान की शुरुआत ही हुई थी कि एक नेग्रिटो रेस, मतलब कहा जाता है कि घूम घूम कर रहने के लिए कोई फिक्स इनका कोई घर नहीं था, कोई आवास नहीं था जहाँ पे रह सकते हैं इंसान। अलग अलग गुफाओं में घूमते रहते थे और शिकार किया करते थे और कच्चे मांस खाता थे। उस वक्त क्या था कि आग का जब आविष्कार धीरे धीरे देखने को मिला, डिस्कवरी ऑफ फायर जब देखने को मिला, तो फिर इंसान ने क्या किया कि मांस को पका के खाना शुरू किया, थोड़ा मसाले लगा के खाने शुरू कर दिए। उस वक्त खेती के बारे में इंसान को नॉलेज, जानकारी नहीं थी इस लिथिक एज में। फिर धीरे धीरे इंसान विकसित होता गया और इस लिथिक एज के मतलब कि जब ये नियोलिथिक का जब काल आया, नियोलिथिक के काल नवपाषाण काल तक आते आते क्या हुआ, इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया। इंसान खेती करना सीख गया। फिर इंसान ने जानवरों को अपना पालतू बनाना सीख गया। कहा जाता है कि सबसे पहला जो जानवर जो से इंसान ने पालतू बनाया था वो कुत्ता था, क्योंकि यहाँ पे 2 फायदे थे कुत्तों को पालतू बनाने के। एक, कुत्ते रात में रखवाली के भी जाने जाते हैं, रखवाली करते हैं। दूसरी क्या है, कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है, शिकार करने के लिए जो इंसान को चाहिए कि कौन से जानवर कहाँ पे, सूंघने की क्षमता इनकी काफ़ी बेहतर होती थी, इसलिए इंसान इनकी मतलब कि एक पालतू बना के रखा हुआ था। नवपाषाण काल के आखिर तक कृषि का उत्पाद हुआ, कृषि आने लग गया, इंसान अनाज उत्पादन करने लग गया। फिर ये कहानी चलती गई और लगभग क्या हुआ कि इसको हम ये नियोलिथिक और जो नवपाषाण काल है यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर क्या हुआ कि इस कॉपर जो लिथिक एज है उसके बाद आया हमारा कॉपर स्टोन एज और आयरन एज। यहाँ पे थोड़ी सी अलग अलग इतिहास में थोड़ी सी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहा गया है कि आमतौर पर अगर मैं भारत की बात करूँ, अगर ये भारत की अगर मैं बात करते हैं तो भारत में क्या है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आमतौर पर 2 डिवीज़न होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये कहा गया कि लिथिक एज से पहले नॉर्थ इंडिया में कॉपर जो स्टोन एज आया और फिर कॉपर स्टोन से यहाँ पे आयरन एज आया। परंतु साउथ इंडिया में कहा गया कि जो स्टोन एज है इसके बाद सीधा आयरन एज पे मानव जो है, इंसान जो है वो आ जाते हैं। उन्होंने इस कॉपर स्टोन एज जो ताम्र पाषाण काल है इसको अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आमतौर पे साफ भाषा में अगर बात की जाए तो जो नॉर्थ इंडिया का भाग है, जो उत्तरी भारत का जो भाग है, वहाँ पे इंसान पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया, फिर उसने जो था वो कॉपर के धातु खोजी और वहाँ पे उसका प्रचलन हुआ। फिर उसके बाद इंसान आयरन एज में चला गया, मतलब कि वहाँ पे फिर लोहे की खोज हुई। फिर उसके बाद से तो मतलब एक इतिहास ही बदल गया, दुनिया ही पूरी बदल गई।
परंतु साउथ में क्या था, इसके विपरीत है। साउथ में कहा गया कि पत्थर की जो पाषाण काल था, पत्थर की इस्तेमाल करने के बाद इंसान क्या किया, सीधा डायरेक्ट जंप करता है आयरन एज पे। उन्होंने कॉपर की जो धातु थी, जो कॉपर मेटल था, इसको इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, इनके बारे में इनको पता ही नहीं था। तो ये डिफरेंसेस हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज को क्या कहते हैं, इसको हम चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। इसे ताम्रपाषाण काल हिंदी में कहा जाता है। इस एज में ये कहा गया कि मानव ने सबसे पहली कोई अगर धातु खोजी, वो खोजी थी कॉपर की धातु। क्या इंसान ने खोजा? तांबा। उसे सर्वप्रथम धातु खोजा गया था, परंतु धातु किस आकार में खोजा गया था? तो इन्होंने क्या किया कि एक्स कुल्हाड़ी, जो मैंने बताया था कि रॉबर्ट जो ब्रूसफुट थे, इन्होंने भी सबसे पहला जो प्री हिस्टोरिक काल में जो खोजा था वो एक कुल्हाड़ी ही खोजा था, हैंड एक्स ही खोजा था। इन्होंने भी जो सर्वप्रथम जो कॉपर की जो मेटल खोजा गया वो एक कुल्हाड़ी के फॉर्म में खोजा गया। और ये कहाँ पे खोजा गया? ये पहला टूल, पहला औजार, पहला हथियार था इंसानों का। और ये अतिरम्पक्कम जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे इस कुल्हाड़ी को मिला गया। तो जो पहला औजार मानव ने खोजा कौन सा था? तांबे का औजार खोजा था मानव ने, और वो एक कुल्हाड़ी थी, एक्स थी। ये जो कॉपर स्टोन था, इस था जो ताम्रपाषाण जो काल है, ठीक है। हमने ये देखा कि यहाँ पे धातु की खोज तो हो जाती है, परंतु ये मानव जो है नॉर्थ इंडिया का में इस कॉपर स्टोन एज की बात सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होती है, साउथ में नहीं होती है। कारण ये रहा कि जो कॉपर स्टोन एज के जो लोग थे वो आमतौर पे पहाड़ और नदियों के पास इनका जो बसेरा था ये देखने को मिलता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है कि जो हिस्सा है वो पहाड़ और नदियों से ही तो घिरा हुआ है, जो दक्षिणी हिस्सा है वो समुद्र से घिरा हुआ है। परंतु इनका जो प्रचलन था वो क्या था कि इनका नॉर्थ इंडिया में था। नॉर्थ इंडिया में ये जो चाल्कोलिथिक एज या जो कॉपर स्टोन एज, ताम्रपाषाण काल वाले जो लोग देखने को मिलते हैं इतिहास में, जो खुदाई के बाद जो अवशेष देखने को मिले, उसके आधार पर माना गया कि ये पहाड़ों और जो नदियां हैं उनके किनारे ये बसा हुआ करते थे। उस कॉपर स्टोन एज में क्या हुआ कि इंसान थोड़ा और विकसित हुआ, और यहाँ पे इंसान ने स्मेल्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि धातु को पिघला करके एक नया आकार देने का इंसान ने विकसित कर चुका था। खेती का आविष्कार भी कहा जाता है कि ये प्री हिस्टोरिक काल में शुरू हो गया। नियोलिथिक जो एज था वहाँ तक खेती भी करना हो गया, तो इंसान खेती भी करने लग गया। यहाँ पे इंसान क्या था, जानवरों को अपना अब तक क्या कि पूरा विकसित हो गया, और अलग अलग जानवरों को इंसान ने क्या किया, यहाँ पे अपना पालतू, अपना जो बोलते हैं साथ रखना शुरू कर चुका था। इसी के साथ ये भी हुआ कि धीरे धीरे ये सभ्यता नॉर्थ में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि कई सारी कल्चर, कई सारी संस्कृतियाँ जो हैं वो उभर के आईं। आमतौर पे 7 प्रमुख संस्कृतियां हैं, जो रीजनल क्षेत्रीय जो संस्कृति है इस कॉपर स्टोन एज में, जो हमें जानने की ज़रूरत है। उनमें सबसे पहली जो संस्कृति आती है वो है आहड़ संस्कृति। इस आहड़ संस्कृति को राजस्थान में देखा गया। इस आहड़ संस्कृति का जो था उद्गम बताया गया, जो ओरिजिन बताया गया, ये बताया गया जा रहा है कि यह एक बनास रिवर है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इस सभ्यता, इस संस्कृति की जो कल्चर है इसको देखा गया। फिर आता है कायस्थ संस्कृति। कायस्थ संस्कृति मध्य प्रदेश में है। आमतौर पे इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इससे ये पूछ लिया जाता है कि जो ये सारी जो संस्कृतियां हैं, जो 7 संस्कृति के बारे में बताने वाला हूँ, इनमें कौन सी संस्कृति, कौन सा जो कल्चर है, या किस भारत के किस हिस्से में, किस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता था। तो जो कायस्थ संस्कृति थी ये मध्य प्रदेश में थी। फिर आता है सावलदा। सावलदा जो संस्कृति थी यह महाराष्ट्र में पाई जाती थी। फिर है प्रभास संस्कृति जो थी यह गुजरात के हिस्सा में देखने को मिलता था। और मालवा के क्षेत्र में जो था वो मध्य प्रदेश जो मालवा में पड़ता है, वो मालवा संस्कृति हमें देखने को वहाँ पे मिली। फिर आता है रंगपुर संस्कृति, यह गुजरात में देखने को मिली। और आखिरी जो थी ये जोरवे संस्कृति, ये भी महाराष्ट्र में देखने को मिली। यह कुल 7 संस्कृतियाँ हैं जो चाल्कोलिथिक एज, जो ताम्रपाषाण का काल था, वहाँ पे हमें देखने को मिलता गया। और वहाँ पे हमने इसको ठीक से देखा कि 7 प्रमुख संस्कृतियां हैं जो कि चाल्कोलिथिक एज में हमें जानने की ज़रूरत है। इससे यही कुछ पूछे जाते हैं। ये आमतौर पे जो ये आहड़ संस्कृति है ना, इसको मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन या कॉपर एज कल्चर के बारे में इसको क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि कहा गया कि ये जो आहड़ संस्कृति जो राजस्थान में जो पाई गई थी, यह इसको एक
मतलब इस पूरे क्षेत्रीय संस्कृति, ताम्रपाषाण काल में जो क्षेत्रीय संस्कृति थी, इसका जनक, इसकी माता कहा जाता है। ठीक है, ये जब ये कॉपर स्टोन एज नॉर्थ में था, परंतु क्या था कि साउथ में। और हाँ, एक और चीज़ जो सबसे बड़ी सभ्यता हमें देखने को मिलती है, जो कि हड़प्पा सभ्यता आगे हम देखने वाले हैं। इस हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत और अंत का काल भी ये कॉपर स्टोन एज में ही हमें आमतौर पे ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आयरन एज में। आयरन एज में क्या हुआ कि इंसान यहाँ पे क्या किया कि लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे की खोज हो गई। इंसान ने लोहे का इस्तेमाल करके अलग अलग जो बोलते हैं कि धातु के इस्तेमाल किया और हथियार बनाना शुरू किए, रथ बनाने शुरू किए इंसानों ने। फिर धीरे धीरे और सभ्यता विकसित होती गई और नए नए राजा उभर के हुआ कि नहीं, अब फिर सभ्यता और विकसित हो गई। फिर हमारा वैदिक काल आ गया। उसके बाद से हम बात करेंगे कि धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई। इंसानों का जो था बंटवारा फिर शुरू होने लग गया, उनके जाति के आधार पे, उनके जन्म के आधार पे, उनके वर्ण के आधार पर बंटवारा शुरू होने लग गया। और आयरन एज में आने के बाद ऐसा एक कहते हैं क्रांति देखने को मिला कि इंसान पूरी तरह से बदल गया। जहाँ पे इंसान एक नेगेटिव रहे, जहाँ घूम घूम के मांस खाया करता था बिना पकाए और इस प्रकार के, यहाँ तक आते आते इंसान ने अब एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज बोलते हैं कि कृषि का उत्पाद से उसको ऐसा लगे आय की ज़रूरत होने लगी, पैसे की आमदनी होने लगी, अच्छा रहन सहन और होने गया, सत्ता का लोभ इंसान के मन में आने लग गया। और धीरे धीरे एक अलग ही इतिहास की रचना यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इस पूरे सार का, तो एक सीरीज़ में हमारी जो भारतीय इतिहास है एक पूरी एक सीरीज़ में चलेगी। शुरुआत मैंने कहाँ से, इंट्रोडक्टरी पार्ट से किया। आज मैंने 3 चीज़ें बताई जो प्री हिस्टोरिक काल में लिथिक, कॉपर स्टोन और आयरन एज, मतलब स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज और आयरन एज के बारे में मैंने यहाँ तक बताया। ठीक है, फिर हम अगले बात करेंगे, जो मैं बात करूँगा अब इसके पैलियोलिथिक वाले में बात करेंगे। तो आमतौर पर शुरुआत प्री हिस्टोरिक पीरियड से हुई, जो मैंने बताया लगभग 30 लाख BC से लेकर के 1600 BC तक हमें देखने को ये मिलता है। फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं। ये है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट में आता है, ये प्रोटो हिस्टोरिक काल में देखने को मिलता है। फिर आता है जो ऐतिहासिक काल जो है, यह हिस्टोरिक पीरियड, ये शुरुआत इसकी होती है 1500 BC वैदिक काल से। अभी वैदिक काल भी है ना, इस वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। ये 1500 से लगभग 1000 तक पूर्व वैदिक काल का हिस्सा था, और या फिर इसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं या ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। और फिर 1000 से 600 BC तक हमारा उत्तर वैदिक काल देखने को मिला। फिर महाजनपद काल आता है कि किस प्रकार जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महाजनपद की स्थापना हुई। ठीक है, फिर उसके बाद से तो फिर इतिहास से बदल गया। फिर आता है हमारे जो आमतौर पे बात करते हैं जो मगध का जो क्षेत्र था, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पे एक सबसे पहले देखा गया कि एक राजा ने एक किसी सल्तनत का बोलते हैं नींव रखी। फिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि धीरे धीरे हर्यंग वंश से शुरुआत हुई, और हर्यंग वंश से शुरुआत होते होते ये काल आ गया मौर्य काल तक, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे और अशोका जैसे महान सम्राट हमें देखने को मिले। फिर मौर्योत्तर काल में चला, वहाँ पे चाणक्य जैसे जो मंत्री थे, विशेषज्ञ थे, इन्होंने इस अपना योगदान दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। फिर अशोका ने भी इनकी कई सारी नीतियों को फॉलो अप किया। और मौर्योत्तर काल में क्या था, मतलब कि जब मौर्योत्तर काल का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब अशोका की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से धीरे धीरे जो मौर्य काल था, जो मौर्य साम्राज्य था, वो कमज़ोर पड़ने लग गया और ये पूरी तरह से विखंडन भी होने को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो उसके मौर्योत्तर काल बोलते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। इसके बाद क्या होता है, गुप्त काल हमें देखने को मिला 319 AD से 550 AD, मतलब ये मौर्योत्तर काल, मतलब कि मौर्य काल के बाद का जो काल थी वो दौर था जहाँ पे BC से AD में ट्रांजिशन होता है। BC से हम बिफोर क्राइस्ट से हम एनो डोमिनी की तरफ, हम ईसा पूर्व से ईस्वी की तरफ हम मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल में को हम कहा जाता है भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग, मतलब कि गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। फिर हम उत्तर गुप्त काल के बाद साथ ही वर्धमान साम्राज्य के बारे में डिस्कस करते गए, और आगे जाते जाते कहाँ कि जब तक मुस्लिमों का आगमन लगभग नहीं हुआ था तब तक हम ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट रखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम जो क्या करेंगे, इस लिथिक एज जो स्टोन एज है इसको क्लासीफाई करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में क्लासीफाई करेंगे।
देखेंगे कि कौन कौन से साइट, कौन कौन से जो जगह थे खुदाई के दौरान हमें मिले थे इतिहास के, और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली, किस प्रकार खेती का हुआ, इंसान ने किस प्रकार कौन से जानवरों को, और भी आगे देखेंगे कि अपना पालतू बनाया, और आमतौर पे किस प्रकार इंसान आगे बढ़ता गया। फिर इसको, इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को हम पूरा अच्छे से कवर अप करेंगे। एक एक वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ, उसको पूरे डिटेल में कवर अप करेंगे। फिर हम मॉडर्न का तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना ही चुका हूँ, जिसमें धीरे धीरे करके मैं और भी वीडियो ऐड ऑन करते जा रहा हूँ। ये जो वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का जो हो रहा है, या जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, या अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर्स होते हैं, इनके लिए या पेपर्स के लिए ये काफ़ी एक अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बेस पे आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। अगर आप किसी यूपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी मेंस की तैयारी करती हैं, तो आपको बुक्स फॉलो अप करना पड़ेगा और थियोरी पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।